राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है जिद। सबसे छोटी चाची की बेटी निशा विदा हो चुकी थी। सुबह के 8 बज गए थे। सभी मेहमान सोए हुए थे। पूरा घर अस्त व्यस्त था, लेकिन निशा की बड़ी बहन गुंजन दीदी जाग गई थी और घर में बिखरे बर्तनों को इकट्ठा करके रसोई में रख रही थी। गुंजन को काम करता देख दीपा, जो उठने की सोच ही रही थी, उसने पूछा, गुंजन दीदी क्या समय हुआ है? गुंजन बोली, 8 बज रहे हैं। आप अभी से उठ गईं? थोड़ी देर और आराम कर लेती। निशा की शादी में आप कितने दिनों से तैयारी कर रही हो और अब भी पूरी रात जगी हो। अरे अभी 6 बजे ही तो सोए थे हम सब। आप इतनी जल्दी जाग भी गईं? कम से कम 2 घंटे तो और सो लेती। गुंजन खिसियाई सी हंसी हंसते हुए बोली, अरे हमारे हिस्से में कहाँ नींद लिखी है। घंटे भर में देखना, एक एक करके सब लोग उठ जाएंगे और उठते ही सबको चाय नाश्ता चाहिए और ये जिम्मेदारी मेरे हिस्से में आती है। चल उठ जा, सालों बाद मिली है। 2-4 दिल की बातें कर लेंगी, बाद में तो मैं सारा दिन व्यस्त ही रहूंगी। अभी मैं आधा घंटा फ्री हूँ। दीपा गुंजन दीदी के कहने पर झट से बिस्तर छोड़कर उठ गई। ये सच था कि दोनों चचेरी बहनें बरसों बाद मिली थीं, पूरे 14 साल बाद। गुंजन दीदी को उसने ध्यान से देखा था। इस बीच न जाने उन पर क्या क्या बीती होगी। उसने तो सिर्फ सुना ही था कि दीदी ससुराल छोड़कर मायके रहने आ गई हैं। वैसे तो 1-2 घंटे के लिए कई बार मिली थी वे, पर दीपा की इस विषय पर बात करने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। जब उन लोगों की शादियां नहीं हुई थीं, तब गर्मी की छुट्टियों में अक्सर गुंजन दीदी दिल्ली आती तो हफ्ता भर साथ रहती। खूब बनती थी दोनों की, पर सब समय की बात थी। दीपा फ्रेश होकर आई तो देखा गुंजन दीदी बरामदे में कुर्सी पर अकेली बैठी हैं। बोली, आजा, यहाँ अकेले में गप्पे मारेंगे, एक बार बचपन की यादें ताज़ा कर लें। गुंजन दीदी बोली और फिर चाय की चुस्कियाँ लेने लगीं। थोड़ी देर दोनों शांत रहीं। फिर दीपा ने गुंजन से पूछा, दीदी आपके साथ ससुराल वालों ने ऐसा क्या किया कि आप उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ आ गईं? दीपा की बात सुनकर गुंजन बोली, दीपा अब तुझसे क्या छिपाना, तू मेरी छोटी बहन भी है और सहेली भी। दरअसल मैं ही अकड़ी और जिद में थी। पापा की सिरचढ़ी लाडली थी, अतः ससुराल वालों की कोई भी ऐसी बात जो मुझे पसंद नहीं आती थी, उसका मैं तुरंत जवाब दे देती थी। उस पर पापा ने ही मुझे और सर चढ़ाया हुआ था। वह हमेशा कहते थे कि वे एक कहें तो तू 4 सुनाना। पापा को अपने पैसे का बहुत घमंड था, जो मुझ में भी था। दीदी ने चाय का घूंट लेते हुए आगे कहा, गलती तो सबसे होती है, किंतु मेरी गलती पर कोई मुझे कुछ कहे ये मुझे सहन नहीं था। बस मेरा तेज स्वभाव ही मेरा दुश्मन बन गया। चाय खत्म हो गई थी, लेकिन दीदी के दुखों की कथा अभी बाकी थी, अतः वह आगे बोली, मेरे सास ससुर समझाते कि बेटा इतनी तुनक मिजाजी से घर नहीं चलते। मेरे पति मोहित भी मेरे इस स्वभाव से दुखी थे, किंतु मुझे किसी की परवाह नहीं थी। 1 वर्ष बाद वैभव का जन्म हुआ तो मुझे अपने ससुराल में बंधन लगने लगा, क्योंकि वह हर बात में टोकटाकी करते थे। कहते तो वह मेरे भले के लिए ही थे, लेकिन मुझे हमेशा बुरा ही लगता था। मैं एसी चलाकर सोती और मेरी सास मुझे हमेशा मना करती रहती कि बेटा ऐसे समय में एसी नहीं चलाते, तुम्हें और बच्चे को परेशानी हो जाएगी, अभी तुम कमज़ोर हो। लेकिन मैं नहीं सुनती थी। मुझे चटपटा और मसालेदार खाना पसंद था, जबकि मेरी सास मुझे सदा सादा खाना खाने के लिए कहती थी और मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए मैं 15 दिन बाद से ही अपने मायके आने की जिद लगाने लगी। मेरी सास ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा तुम और बच्चा अभी दोनों कमज़ोर हो, इसीलिए 1.25 महीने तक तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन जब मैंने बहुत जिद की तो उधर से पापा ने भी गाड़ी भेज दी कि कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी का ध्यान रख लेंगे। उसके बाद मेरे सास ससुर और पति कुछ नहीं बोले और फिर मैं अपने मायके आ गई। मैं दीदी का चेहरा देख रही थी, वहाँ मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं था। जो मैं एक बार मायके आई तो फिर मैं ना जाने की ठान ली। उधर से कई बार मोहित ने आकर मुझे समझाया
लेकिन मेरे पापा हमेशा उन्हें ही डांट कर भेज देते कि जब तक मेरी बेटी का मन है वह यहाँ रहेगी। धीरे धीरे मोहित ने आना बंद कर दिया। अब तो वह फ़ोन पर भी बात नहीं करते थे। और फिर 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जाने कितने बरस बीत गए। मुझे लगा एक न एक दिन वो ज़रूर आएंगे मुझे लेने के लिए, किंतु कोई नहीं आया। कुछ वर्ष बाद पता लगा कि मोहित ने दूसरा विवाह कर लिया है। और फिर अचानक फफक फफक कर रोने लगी। मैं 20 वर्ष पूर्व की उन दीदी को याद कर रही थी जिन पर रूप सौंदर्य की बरसात थी। हर लड़का उनसे दोस्ती करने को ललायित रहता था, किंतु आज 35 वर्ष की उम्र में 45 की लगने लगी हैं। इसी उम्र में चेहरा झुर्रियों से भर गया था। मुझे अपलक उन्हें अपनी तरफ देखते काफ़ी देर हो गई तो वो बोली, क्या देख रही है दीपा, मेरी इस ढलती काया को? दीपा, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जब औरत अपने पति का घर छोड़ कर देती है तो उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। तुझे पता है, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं करता। देखती नहीं मेरे भाइयों और भाभियों को, वे मेरे बेटे वैभव और मुझे नौकरों से भी बदतर समझते हैं। पहले सब ठीक था, पापा के जाते ही सब बदल गए। भाभियों की घिसी साड़ियाँ मेरे हिस्से आती हैं तो भतीजों की पुरानी पैंट कमीजें मेरे बेटे को मिलती हैं। इनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और मेरा बेटा सरकारी स्कूल में है। 15 वर्ष का हो गया है वैभव, लेकिन अभी 7वीं में ही बैठा है। 3 बार 7वीं में फेल हो चुका है। अब क्या कहूँ? और दीदी ने साड़ी के किनारों से आंखें पोंछकर धीरे से आगे कहा, भाई अपने बेटों के नाम पर ज़मीन खरीदे जा रहे हैं, पर मेरे बेटे के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। घर के सारे लोग गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाते हैं और हम यहाँ बीमार माँ की सेवा और घर की रखवाली करते हैं। तू तो अपनी है, तुझसे क्या छिपाऊँ? जवान जोड़ों को हाथ में हाथ डालकर घूमते देखती हूँ तो मन महसूस कर रह जाती हूँ। मैं दीदी को अवाक देख रही थी, किंतु वे थकी आवाज़ में कह रही थी, दीपा, आज मैं बंद कमरे का वह पक्षी हूँ जिसने अपने पंखों को स्वयं कमरे की दीवारों से टक्कर मारकर तोड़ दिया है। आज मैं एक खाली बर्तन हूँ जिसे जो चाहे पैर से मारकर इधर से उधर घुमा रहा है। आज मैं अकेलेपन का पर्याय बनकर रह गई हूँ। दीदी का रोना देखा नहीं जाता था, किंतु आज मैं उन्हें रोकना नहीं चाहती थी। उनके मन में जो कुछ भी था उसे बह जाने देना चाहती थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद गुंजन दीदी आगे बोली, सच तो ये है कि मेरी गलती की सज़ा मेरा बेटा भी भुगत रहा है। मैं उसे वह सब नहीं दे पाई जिसका वह हकदार था। न पिता का प्यार, न सुख सुविधाओं वाला जीवन, कुछ भी तो नहीं मिला उसे। सोचती हूँ आखिर मैंने ये क्या कर डाला, अपने साथ उसे भी इस कैदखाने में ले आई। आखिर अपनी जिद में आकर क्यों मैंने उसकी खुशियों की खिड़की बंद कर दी। और फिर दीदी की रुलाई फूट पड़ी। मैं दीदी से बहुत कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। जब वह रोते रोते चुप हो गई, तब मैंने उनसे पूछा कि दीदी, आखिर जीजा जी ने जब दूसरी शादी की तो आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? आपको कोर्ट में जाना चाहिए था। तब वह बोली, किस हक से जाती? 5 साल बाद तो कोई भी शादी वैसे भी कोर्ट की नज़र में अवैध हो जाती है, यानी हमारी शादी के कोई मायने ही नहीं थे। इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। और फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मैंने खुद ही मारी थी। ऐसा कहकर वह फिर से जोर जोर से रोने लगी। उनका रोना सुनकर 2-3 रिश्तेदार भी आ गए। पर अच्छा हुआ जो तभी छोटी चाची ने किचन से आवाज़ लगा दी, अरे गुंजन, आ जल्दी, आलू उबल गए हैं, अभी तो सबके लिए नाश्ता भी बनाना है, जल्दी आ। दीदी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछती हुई उठ खड़ी हुई, फिर बोली, देख मुझे पता है कि तू भी अपने माँ के पास आ गई है पति को छोड़कर, पर सुन, इज्जत की ज़िंदगी जीनी है तो अपना घर न छोड़, वरना मेरी तरह पछताएगी। गुंजन दीदी की बात सुनकर दीपा किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। यह एक भयानक सच था। उसे लगा कि अभिषेक और उसके बीच जरा सी तकरार ही तो हुई है। अभिषेक ने किसी छोटी सी गलती पर उसे चाटा मार दिया था, पर बाद में माफ़ी भी मांग ली थी। फिर दीपा की माँ ने भी उसे समझाया था कि ऐसे घर नहीं छोड़ते। उसने तुझसे माफ़ी भी मांग ली है, वापस चली जा। दीपा सोच रही थी कि अगर कल को उसके भैया भाभी भी
गुंजन दीदी के बेटे वैभव की तरह उसके बेटे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो? और क्या पता, शायद मेरे साथ भी दीदी जैसा ही कुछ होगा। फिर नहीं नहीं कहकर दीपा ने घबराकर आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर बाद ही पैकिंग करने लगी अपने घर यानी अभिषेक के घर जाने के लिए। उसे बंद खिड़की को खोलना था जिसे उसने अपने अहंकार और जिद के कारण बंद कर दिया था। बार बार उसके कानों में गुंजन दीदी की यह आवाज़ गूंज रही थी कि दीपा, इज्जत से रहना चाहती हो तो घर अपना कभी नहीं छोड़ना। दोस्तों, दीपा ने तो सही समय पर सही निर्णय ले लिया, लेकिन काश गुंजन ने भी सही समय पर सही निर्णय लिया होता तो आज उसकी यह दुर्गति नहीं होती। उसका और उसके बच्चे का जीवन इस तरह बेकार नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।